श्वेता, आई थिंक भारत के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए। और भारत, ये सारे देश जो हैं, जो हमारे पास अभी एक लाइन बन करके आ रहे हैं, और सब लोग, सबका अलग अलग मकसद है, कोई किसी मकसद से आ रहा है, कोई किसी मकसद से आ रहा है, लेकिन अगर ये भारत को सम्मान मिलता है कि आप मध्यस्थता करें, तो भारत ऐसी स्थिति में है कि मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि सबसे इक्विडिस्टेंट है और सबको भारत पर ट्रस्ट भी है, विश्वास भी है। और सब जानते हैं कि देशों के बीच में जो विश्वास होता है वो आपसी संबंधों से होता है। कहीं से हमारे सामरिक संबंध है, किसी से हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, किसी से हमारी जो है लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप है, कहीं से हम कुछ विमान लेते हैं। तो सब मिला जुला करके वो जानते हैं कि भारत जब अपनी बात कहेगा तो एक ऐसी बात कहेगा जो सम्मिलित होगी, जो सबके जो उनके कहेंगे, जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे, और म्यूचुअली जो बेनिफिशियल होगा वही भारत करने की कोशिश करेगा। और अभी तक जो रहा है भारत के सबसे बड़ा चैलेंज, अगर आप मुझसे जानना चाहेंगी श्वेता, तो ये है कि भारत क्या इस तरह की पॉजिटिव न्यूट्रलिटी बना के रह सकता है। भारत ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हमने हमेशा एक तरह से न्यूट्रल और नॉन अलाइन देश रहने की कोशिश की, लेकिन हमें कभी इन 7 दशकों में ऐसा चैलेंज कभी नहीं आया कि जब लोग आके हमसे कह रहे हैं कि नहीं, आपकी न्यूट्रलिटी जो है वो सही साइड में हिस्ट्री के नहीं है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपसे कोई कहता है इतिहास के आप सही पन्ने पर नहीं खड़े हैं, तो भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर इस चुनौती में भारत ये स्वीकार करता है कि हम मध्यस्थता करेंगे और एक ऐसे वहां पहुंचेंगे जहां से आगे का युद्ध समाप्त हो सके। श्वेता, ये बात मानने वाली है, हमारे दर्शकों को समझना चाहिए जिस स्थिति में इस वक्त हम हैं, वो एक बहुत बड़ी कगार पर उसने लाके हमें खड़ा कर दिया है। हम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर स्ट्राइक्स का डर लर्क कर रहा है, एक तरीके से कोने में खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर एक देश को, जो न्यूक्लियर आर्म देश है, आप अलग थलग कर देंगे तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। जी, हाँ, नहीं, सीधी सी बात यहां पर हो जाती है कि न केवल सामरिक रिश्ते बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते भी तीनों देशों के रहे। अगर चीन भले ही रूस के साथ खड़ा रहे, लेकिन यूक्रेन उस पर विश्वास नहीं करता है। तो भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां पर कर्नल दिनेश, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले चूंकि मामला ये थोड़ा सा 2 देशों के रिश्तों का हो जाता है, इसलिए सुशांत जी आपसे समझना चाहती हूं कि भारत को यहां पर एक तटस्थ देश की भूमिका में भारत बहुत नाजुक स्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ा है। नाराज कोई देश अफोर्ड नहीं कर सकता था होना, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चले जाते हैं रूस और वहां से अमेरिका से फटकार और सैंक्शन सब लेकर आ जाते हैं, लेकिन भारत अपने रुख के बावजूद दूसरे देश संभल कर कहते रहे। आज क्या भारत को आगे बढ़कर मध्यस्थता करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई इस तरीके का प्रस्ताव आया ही नहीं है। जिस संदर्भ में लावरोव ने ये स्टेटमेंट दी, मेरे ख्याल वो जरूरी है। क्या उनसे किसी ने सवाल पूछा था, या वो अपने तय उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, उन्होंने ये डिक्लेरेशन दी है कि हम चाहते हैं कि भारत इसमें मध्यस्थता करे, और हम यूक्रेन से भी ये आग्रह करेंगे कि वो भारत को बीच में डाले और भारत इसकी मध्यस्थता करे। देखिए, हमारे को ये जो चौधरी बनने की आदत है ना हर जगह, ये हमको थोड़ा अपनी भी औकात में रहना चाहिए, अपनी भी हैसियत पहचाननी चाहिए, और 2 लोगों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, हम ऐसे अपने आप को बीच में ना डालें तो बेहतर है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, इसमें हमारा नुकसान ही नुकसान है। हमको बीच बचाव करके अपना रास्ता निकालना है। और मैं तो ये न्यूट्रलिटी के शब्द से मुझे तो नफरत है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? हम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, हम अपने साथ हैं। हम अगर अपने साथ हैं तो हम बीच का रास्ता जहां पर भी हमारे को मिलता है हम वो निकालेंगे। ये नॉन अलाइनमेंट क्या थी? ये भी हमारा एक ढकोसला था दुनिया भर को, क्योंकि जब रूस कुछ करता था उस जमाने में, हम तो रूस के पक्ष में ही जाते थे। अमेरिका को तो हम गाली देते रहते थे उस जमाने में भी। तो हमारे को कोई पश्चिमी देश हमारे को नॉन अलाइन तो इस लिहाज से नहीं मानते थे। हमने ये अपने तय अपना एक वो बनाया हुआ था, एक इमेज बनाया हुआ था कि हम नॉन अलाइंड है, हम न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, और इस परिप्रेक्ष्य में क्या न्यूट्रलिटी होती है? तो या तो ये होना कि भाई एक फॉर्मल ट्राइब प्रपोजल आया आपके पास कि आप आइए, आप इसमें मध्यस्थता करिए, हम दिल्ली आएंगे, या आप दिल्ली भारत में कोई ऐसी एक जगह निर्धारित करिए। आपके हिसाब से दूर रहे, जो मौजूदा स्टैंड है हमारा उसी स्टैंड पर कायम रहना चाहिए भारत को। बस बिल्कुल अपने हित प्रोटेक्ट करें, अपना बचाव करें, जहां पर आपको थोड़ा सा भी रास्ता मिलता है वो निकालें, और ये पहचान लें कि आप कोई बहुत बड़ी महाशक्ति नहीं है।
अपनी हैसियत में रहें तो बेहतर है, अपने फायदे का काम ज्यादा बेहतर करें। ठीक है, ये भी नजरिया सही है। राजेश पवार भी हमारे साथ सीधे कीव से इस समय जुड़ रहे हैं। राजेश, युद्ध के 37वें दिन यूक्रेन की तरफ से ज्यादा आक्रामकता की बातें अगर आती हैं, तो क्या आपको जमीन पर भी यह स्थिति नजर आ रही है कि वाकई यूक्रेन हावी हो रहा है और रूस पीछे हट रहा है? खासकर अगर कीव जैसे इलाके के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर हमले अब कम हो रहे हैं और चर्निहिव, कीव, सबसे रूस पीछे हट रहा है। देखिए श्वेता, मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि यूक्रेन इसमें हावी हो रहा है। आपको अगर याद हो, इस्तांबुल की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें रूस ने यूनिलेटरली ये बोला था कि हम चर्निहिव और कीव में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज कम करेंगे ताकि एक पॉजिटिव माहौल बने। उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जिसमें यूक्रेनियन मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने कंफर्म किया था कि रूसी फौजों ने पुल आउट किया है, बड़े इक्विपमेंट भी वहां से हटाए हैं। कल नेटो अमेरिका की भी इंटेलिजेंस ने बोला है कि उन्होंने 700 बड़ी गाड़ियां कीव की दिशा से बेलारूस की तरफ जाती हुई देखी हैं। ये सब इस तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि रूस का जो पुल आउट है वो यूनिलैटरल है, उनकी मर्जी से है। उसके बाद यूक्रेन फौज ने यहाँ इरपिन जो 12 किलोमीटर दूर है कीव से, वहां दोबारा कब्जा कर लिया है और वहां लड़ाई हुई है। ये नहीं कि कब्जा के लिए छोड़ के चले गए थे, वहां लड़ाई से कब्जा किया है उन्होंने। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो रूस ने पुल आउट किया है एक टैक्टिकल पुल आउट है और जितनी फौजें निकाल रहा है चर्निहिव, कीव और चेर्नोबिल से, ये सारी फौजें बाद में ईस्ट की तरफ रोटेट की जाएंगी ताकि जो डोनबास का बचा हुआ इलाका है जहां अभी तक वो कब्जा नहीं कर पाए हैं उस पर कब्जा करेंगे। दूसरा, यूक्रेन का जो एक ये बयान है कि उनकी मिसाइल्स ने एक एम्युनिशन डिपो तबाह किया है रूस की टेरिटरी के अंदर। देखिए, ये सवाल मैंने कल उनके डिप्टी कमांडर जो लैंड फोर्सेस के हैं उनसे पूछा था। उन्होंने बोला कि इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वहां काफी पुराना एम्युनिशन है उस इलाके में जो अपने आप भी फट सकता है। श्वेता, और चेर्नोबिल से पीछे हटने की बात, वो रेडिएशन की वजह से हट रहे हैं, ऐसा भी कुछ दावा किया गया। वो कमजोर होने की वजह से हट रहे हैं, ये भी कहा गया। क्या है इसमें बात? देखिए श्वेता, चेर्नोबिल जो है वो युद्ध के दूसरे दिन रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था। क्यों कब्जा किया था? क्योंकि वहां कुछ न्यूक्लियर फ्यूल है जिसको लेना चाहता था, या जो भी कारण है मैं उसको नहीं जानता, लेकिन उनका वहां से अपना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि जो स्टाफ था वो काम कर रहा था वो सारा यूक्रेनियन स्टाफ था और उसमें ये चांसेस थे कि अगर उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता है तो रेडिएशन लीकेज हो सकता है। शायद इसी के मद्देनजर और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसने भी काफी दबाव बना था इस चीज पे कि ध्यान रखा जाए मेंटेनेंस का, अदरवाइज वहां से रेडिएशन लीकेज हो सकता है जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। शायद ये कारण हो सकता है कि रूस वहां से पीछे हटा है। श्वेता।